आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। जैसा कि क्रमशः व्याख्यान के इस क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में, जिसको भूकंप कहा जाता है। ये बीए पार्ट 1 भौतिक भूगोल पेपर फर्स्ट यूनिट 2 का पार्ट है, एक चैप्टर है। और आपको पहले ही बताया जा चुका है अर्थ मूवमेंट में कि इस चैप्टर में भूकंप के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। तो आज के क्रम में प्रारंभ करते हैं भूकंप, अर्थक्वेक्स। जैसे ही भूकंप का शब्द आपके जेहन में जाता है, आप बिल्कुल कल्पना करने लगते हैं कि इसका स्वरूप कैसा होता होगा। तो एकेडमिक फॉर्मेट में इसको अगर समझना चाहें तो भूकंप एक आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया है जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का जो भूपटल है वो कंपित हो उठता है। भूपटल का इस तरह से कांपना, अकस्मात कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप कंपन या तरंगों के रूप में होता है जो अपने उद्गम स्थल, जहाँ से वो पैदा होता है, प्रारंभ होकर चारों ओर चला करते हैं। लाइक दैट अगर इसको हम समझना चाहें तो ये अगर धरातल की सतह है और यहाँ से अगर भूकंप उत्पत्ति होती है और वो यहाँ पर सबसे पहले पहुँचती है और वो चारों ओर चला करती है, ये उसकी तरंगे इस तरीके से, ये एक लहरदार तरंग होती है और वो चारों ओर अपने प्रारंभ का जो स्थान है यहाँ से वो चारों ओर इधर इधर चला करती है। भूकंपी तरंगें जब भूपटल के शैल संतरण, जो चट्टानों की संरचना है, से होकर गुजरती है तो धरातल पर हिलने डुलने की क्रिया अनुभव की जाती है। इसको आपको महसूस करना है व्यवहारिक तौर पे। तो आप कल्पना करिएगा कि आप किसी प्लेटफार्म में खड़े हैं और एक तेज़ गति से गाड़ी उस प्लेटफार्म से होके गुजरती है, तो आप महसूस करेंगे कि कुछ हिल रहा है, कंपन हो रहा है। भूकंप के संबंध में उसको स्पष्ट करने का प्रयास विभिन्न विद्वानों ने किया। परिभाषा के रूप में आप देखेंगे सर आर्थर होम्स का कहना है भूकंप के बारे में कि भूगर्भिक शैल विक्षोभ, ये जो शब्द है विक्षोभ, इसका आशय है भूगर्भिक शैल विक्षोभ। ये मतलब जो भूपटल का जो शैल संरचना है, विक्षोभ का मतलब डिस्टरबेंस, जहाँ पर डिस्टरबेंस होता है वहाँ से के स्रोत से उठने वाले लहरदार कंपन को भूकंप कहते हैं। विक्षोभ का आशय होता है डिस्टरबेंस, कहीं पर कोई डिस्टर्ब हो गया अगर उनकी संरचना में, तो वहाँ से उठने वाले लहरदार कंपन को भूकंप कहते हैं। बेंजामिन ए फावेल का कहना है कि भूकंप धरातल का अकस्मात, मतलब एकदम अकस्मात, एक्सीडेंटल, क्षणिक, बहुत कम समय के लिए एवं कृत्रिम कंपन है। वो कोई परमानेंट नहीं है, कृत्रिम है या बहुत नेचुरल नहीं है, लेकिन ये नेचुरल उसमें आता है भूकंप, जिसकी उत्पत्ति सीमित क्षेत्र में होती है। देखिए जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है तो उसका एक दायरा होता है, उसका कोई लिमिटेड एरिया होता है। अगर यहाँ से उत्पन्न हुआ ये तो एक धरातल में अगर आप उसके दायरे को देखेंगे तो एक निश्चित एरिया होगा, यहाँ से यहाँ तक को प्रभावित करता है। ये लिमिटेड होता है, सीमित होता है, इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो सीमित होता है और वहाँ से प्रत्येक दिशा की ओर प्रसार होता है। जहाँ से वो अगर कल्पना करिएगा कि ये पृथ्वी है
और कहीं पर अगर भूकंप यहाँ से निकला तो वो सभी दिशाओं की ओर जाएगा, सभी दिशाओं की ओर जाएगा, प्रत्येक दिशा की ओर। सेलिसबरी महोदय का कहना है कि भूकंप वे धरातली प्रक्रम हैं, भूकंप वे धरातली प्रक्रम हैं जो व्यक्ति से असंबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। ये जो शब्द है असंबंधित, मतलब इसमें लोगों का कोई हाथ नहीं होता है, वो धरातली प्रक्रम है। लेकिन एक बात देखा गया है इसमें कि जब एटम बम का एक्सप्लोजन होता है तब भी आजू बाजू के क्षेत्र में वो कंपन महसूस किया जाता है। तो ये इसमें मानव का योगदान शामिल होता है। लेकिन मे बी पॉसिबल कि जब ये डेफिनेशन दिया जा रहा होगा सेलिसबरी महोदय द्वारा तो ये घटनाएं उस समय नहीं होती रही होंगी। A.N. साल्टर महोदय का कहना है भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे या ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न हो जाता है। कहीं ना कहीं पर कोई डिस्टरबेंस होता है जिससे कि वो उत्पन्न हो जाता है। डिस्टरबेंस होने से, ये यहाँ पर डिस्टरबेंस का अर्थ क्षणिक अव्यवस्था, कुछ देर के लिए अव्यवस्था पैदा होती है तो ये भूकंपी लहरें चलनी चालू हो जाती हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो भूकंप है इसके आने के क्या कारण हैं। बहुत सारे कारण हैं। भूकंप का मूल कारण पृथ्वी की संतुलन अवस्था में अव्यवस्था होना। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ विद्यमान हैं, ये अलग अलग ऊंचाई की। आपको आइसोस्टेसी या समस्थिति जो संतुलन है उसमें बताया गया था कि अपर्दन के कारण ये भाग कट के यहाँ समुद्र में जमा हो जाता है, यहाँ पर जमा होने लगता है, ये कटते जाता है और यहाँ का जो मलबा है इतना मलबा आके ये समुद्र में समा गया। अब होता ये है कि ये जो एरिया है ये एरिया नीचा हो जाता है और समुद्र के जो तली है ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर दबाव बढ़ता है तो सीमा में लावा का प्रवाह इधर होने लगता है और जो भी कमज़ोर जगह होगा वहाँ से ये लावा बाहर निकलने का प्रयास करेगी। और आपको कई बार बताया गया है कि जितने जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो धरती के कमज़ोर क्षेत्र होते हैं। तो लावा जब इधर जाएगी तो प्रतिक्रिया स्वरूप ये होगा कि ये जो भाग है ये ऊपर उठने लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलन में लाने के लिए। तो जब ये प्रोसेस होते रहेगा तो यहाँ पर आप इस एरिया में भूकंप का अनुभव करेंगे। पूरे दुनिया में अगर भूकंप के क्षेत्रों पर नज़र डाला जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि भूकंप प्रायः कमज़ोर और अव्यवस्थित, जहाँ पर डिस्टर्बेंस रहता है, सिस्टमेटिक नहीं रहता, भूपटल के जो सहारे पाया जाता है पूरी दुनिया में। और ये जो क्षेत्र हैं ये खासकर आपने जो टेक्टोनिक्स में पढ़ा था 3 प्रकार की सीमाएं पाई जाती है। तो ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में ज़्यादा देखा गया है संसार में। धरातल की संतुलन में अव्यवस्था होने के कुछ कारण होते हैं जिससे भूकंप पैदा होता है। क्रमशः इसमें बात करेंगे। आप ध्यान से ऑडियो सुनिएगा कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया की। तो ज्वालामुखी क्रिया से भूकंप कैसे पैदा होता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के साथ क्रेटर के आसपास का जो एरिया है वो हिलने लगती है। अब ये क्रेटर क्या है देखिएगा कि अगर ये एक ज्वालामुखी है, कल्पना करिए अगर ये
ज्वालामुखी है, तो ये जो एरिया है जो गोल दिखा रहा हूँ मैं, ये कहलाता है क्रेटर। क्रेटर मतलब ज्वालामुखी का मुंह। तो होता यह है कि ज्वालामुखी में विस्फोट होता है और लावा ठंडा होके ये जम जाता है, ये क्रेटर बंद हो जाता है। और इधर से फिर ज्वालामुखी विस्फोट होने के प्रोसेस में जब होता है तो निकल नहीं पाता है जो लावा है या गैस है वो, इसलिए ये जो आसपास का एरिया है यहाँ पर कंपन महसूस की जाती है। पूरे ज्वालामुखी के रीजन में जहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी के प्रदेश में विस्फोट न हो पाने पर, अगर यहाँ पर विस्फोट नहीं हुआ तो ये पूरा एरिया कांपने लगेगा या कंपन महसूस होगा। इसका इफेक्ट जो प्रभाव है, इसका जो प्रभाव है वो 160 से 240 किलोमीटर तक विस्तृत हो सकता है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा ज्वालामुखी क्रिया के संदर्भ में कि क्राकाटाओ एक द्वीप का नाम है, जहाँ जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो उसका जो प्रभाव है वो 12,800 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका में एक हार्न द्वीप है, वहाँ अनुभव किया गया। कितना इसका प्रभाव है आप देखिएगा। एटमॉस्फेयर में इसका प्रभाव, ऊपर में वायु में इसका प्रभाव 160 किलोमीटर दूर जकार्ता में खिड़कियों के कांच टूट गए। ये तो हुआ ज्वालामुखी का प्रभाव। दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरे क्रम में है भूपटल का संकुचन। ये सेकंड, भूपटल का संकुचन, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पहले गर्म अवस्था में थी, धीरे धीरे वो शीतल होने लगी, ठंडी होने लगी, और तापमान जब पृथ्वी का कम होने लगा उस दौरान पृथ्वी धीरे धीरे बहुत कम सा, ये हजारों सालों की बात होती है, पृथ्वी सिकुड़ती गई। पृथ्वी के सिकुड़ने से जो परत है, लेयर सिस्टम आपको पढ़ाया गया है, उसमें अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। क्योंकि कोई भी एक सिस्टम, ये अगर वो ये इतना बड़ा है, वो धीरे धीरे छोटा छोटा होगा, तो इसमें जो परत है, परतों की जो व्यवस्था है, उसमें अव्यवस्था पैदा हो गई, और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से भागों में कंपन का या भूकंप का अनुभव किया जाता है। अगले क्रम में हम लोग बात करेंगे कि तीसरे नंबर में समस्थितिक व्यतिक्रम। समस्थितिक व्यतिक्रम, इसका हम लोग बहुत डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं आइसोस्टेसी में। जो भू संतुलन का कॉन्सेप्ट था उसमें इसका अध्ययन किए, और ये कुल मिला के अगर इसको रिपीट करें तो ये वही है कि ये जो धरातल के विभिन्न उच्चावच हैं उसमें एक संतुलन पाया जाता है, और अगर इस संतुलन में, ये इसको आप समुद्र मानिएगा, इस संतुलन में कहीं पर भी अगर गड़बड़ी होती है तो वहाँ पर डिस्टरबेंस होता है, तो वहाँ पर भूकंप का अनुभव किया जाता है। होता यह है कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, पृथ्वी के धरातल के उच्चावच अपर्दन के कारण यहाँ से ऐसे कटाव होगा, ये कटते जाएगा, ये बारिश के कारण, नदियों के कारण या हवाओं के कारण, और ये जो मटेरियल है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है समुद्रों में, और ये यहाँ पर दबाव पैदा कर देता है। अपर्दन के कारण निम्न भागों में, नीचे वाले भागों में, इस भाग में ये जो एरिया है यहाँ पर अवसाद जमा होते हैं, और ये यहाँ पर दबाव बढ़ता है, और इस संतुलन को कायम करने के लिए जो उच्च भाग है, पहले का जो उच्च भाग है, ये अगर लावा यहाँ से ऐसे चलता है तो ये भाग ऊपर उठता है। जहाँ पर भार कम होगा वहाँ पर उत्थान होगा, और आप सभी जानते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र है ये कमज़ोर क्षेत्र है, इसका भार कम है, ये नीचे वाले क्षेत्र या समुद्री क्षेत्रों की अपेक्षा भार अधिक है, वहाँ अवतलन होगा। अवतलन मतलब नीचे दबने की प्रक्रिया। इसी से जो बैलेंस है वो कायम रहती है, और बैलेंस को कायम रखने के लिए बहुत गहराई में लावा का प्रभाव होता है, जैसा कि आपको बताया गया।
और उसके कारण ही ये जो एरिया है यहाँ पर भूकंप का अनुभव होता है। अगले क्रम में देखते हैं भूपटल का भ्रंश क्रियाएं। ये भ्रंश क्रियाएं, ये भ्रंश क्रियाएं, भ्रंश क्रियाओं का आशय है। ये हम लोग देखे थे कि प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्सेप्ट में प्लेट विवर्तनिक का जो वो सिद्धांत है उसमें हम लोग देखे थे कि 3 तरीके से भूपटल जो प्लेट्स हैं उनमें संचलन होता है। और अगर कंडीशन कहीं ऐसा आया कि दो प्लेटें ये इधर से और एक प्लेट इधर से, ये ऐसा अगर बल लग रहा है, बल अगर ऐसा लग रहा है, ये इसमें इसका जो फोर्स है वो ऐसा है और इसका जो फोर्स है वो ऐसा है, आमने सामने से बल लग रहा है। तो होगा क्या कि जो भारी प्लेट होगा, ये प्लेट को जो होगा वो धरती के नीचे चले जाएगा और ये प्लेट ये ऐसे इसके ऊपर चढ़ जाएगा। इसको कहा जाता है फोल्डिंग। फोल्डिंग का आशय होता है मोड़ पड़ना, धरातल पे मोड़ पड़ना। और अगर ये जो धरातल की सतह है, ये जो धरातल की सतह है वो ज़्यादा कड़ी हो गई, तो आप कल्पना करिएगा कि किसी लकड़ी को आप इसी तरीके से फोड़ दीजिए तो लकड़ी अगर नरम रहेगा तो वो मुड़ जाएगा और अगर वो कठोर रहेगा तो टूट जाएगा। तो एक कंडीशन आता है जब ये टूट जाती है, ये यहाँ से टूट जाता है, ये इस तरीके से कि ये अगर ये टूट गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो ये जो पूरा एरिया है या दरार बन गया, तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर आप भूकंप का अनुभव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टूटने से चट्टानों की व्यवस्था में परिवर्तन होगा, डिस्टरबेंस होगा और ये पूरे एरिया में आप भूकंप का अनुभव करेंगे। इस तरीके का जो घटना है भ्रंश क्रिया से संबंधित, इसकी विशेषता है कि इसमें जो भूकंप का प्रमुख धक्का आता है, जो बहुत ज़ोर से धक्का आता है, उसके बाद क्रमशः वो धीरे धीरे और शॉक्स पड़ते जाते हैं। क्योंकि जब सेल टूटता है, जब सेल की संरचना में अव्यवस्था होती है तो सेल टूटने में देर तक कंपन होने रहता है। फिर गड़गड़ा के टूट गया, फिर थोड़ा सा हुआ, फिर वो टूट गया, इस तरीके से। तो लगातार उस एरिया में शॉक्स का अनुभव किया जाता है। 5वें नंबर के क्रम में हम लोग बात करेंगे, 5वें नंबर के क्रम में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की गर्म गैसें। पृथ्वी की गर्म गैसें, ये 5वें नंबर का उत्तप्त गैस, उत्तप्त मतलब गर्म होता है। तो आप देखिएगा कि आप सब जानते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, ये वाला एरिया, सीमा के नीचे वाला एरिया ये हॉट है, ये एरिया गर्म है आंतरिक भाग में। और जब बरसात होती है पृथ्वी में तो होता क्या है कि जो जल की बूंदें हैं, पानी है, वो इस आंतरिक भाग में प्रवेश करते रहती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब जल पहुंचता है विभिन्न स्रोतों से या सीप करके, तो जब जो पानी है वो गर्म चट्टानों से मिलता है तो क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि जब गर्म चट्टानों में पानी पड़ेगा तो वाष्प में बदल जाता है, क्योंकि नीचे की जो चट्टानें हैं वो काफ़ी गर्म होती है। और जब वाष्प बन गया तो क्या होगा, वाष्प वहाँ रुकेगा नहीं, वो वाष्प हमेशा बाहर आने का प्रयास करेगा, वो फैलने का प्रयास करेगा, वो हल्का होता है, वो बाहर निकलना चाहेगा। तो इस क्रिया जब तीव्र गति से होती है तो उसके दबाव से धरातल हिलने लगता है और भयंकर भूकंप आता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि पृथ्वी की
के अंदर में जो गर्म गैस क्रिएट हो जाती है पानी के कारण, वाष्प में बदलती है और वो वाष्प बाहर आने का प्रयास करती है, और जहाँ भी कहीं उसको कमज़ोर जगह मिलता है वो बहुत तेज़ी से ऊपर आती है। छठवां कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिक की प्रक्रिया। टेक्टोनिक्स में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि धरातल पे 6 बहुत बड़े प्लेट पाए जाते हैं, और प्लेट मार्जिन के सहारे या प्लेट के किनारों के सहारे सारी क्रिया होती है। और अभी इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि जब दो प्लेट टकराते हैं आपस में, ये इस तरीके से जब दो प्लेट टकराते हैं, दो प्लेट टकराते हैं आमने सामने से, तो यहाँ पर आप भूकंप का अनुभव करेंगे। ये बहुत बड़ा डिस्टरबेंस होता है और इस कारण भयंकर भूकंप आता है। अभी अगर आप याद करेंगे, अपने अंकल या बड़े भाई से पूछेंगे तो उनके नॉलेज में होगा कि नेपाल में बहुत तगड़ा भूकंप आया था। ये 2014 की बात है। वहाँ एवलांच पैदा हो गया था, और उसका कारण है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का प्लेट है जिसमें हमारा देश है, वो एशियन प्लेट के अंदर घुस गया था। नेपाल काठमांडू में भयंकर भूकंप आया था। अब बात करते हैं कृत्रिम कारण की, 7वें नंबर और अंतिम जो हमारे सीमित कारण है उसमें अंतिम कारण है कृत्रिम कारण। कृत्रिम कारण में दो कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो दोनों कारण हैं वो मैनमेड है, लोगों के द्वारा निर्मित कारण है। पहला है एटॉमिक एक्सप्लोर, जो एटम बम में विस्फोट करते हैं। एटम बम में विस्फोट करने की प्रक्रिया से आप परिचित हैं, या तो परमाणु पिक्चर देख लीजिएगा, जॉन इब्राहम की परमाणु पिक्चर देख लीजिए, कैसे एक्सप्लोज किया जाता है। धरातल के अंदर एटॉमिक ब्लास्ट किया जाता है, जिसके कारण आसपास के कई किलोमीटर के क्षेत्र में कंपन महसूस किया जाता है, धरातल हिलने लगती है, धरातल में कंपन होने लगता है। एक कारण तो ये है कि एटम बम को ब्लास्ट करने के कारण, और दूसरा कारण है जो मानव निर्मित कारण है, ये भी वो है वाटर डैम। जो बांध हम लोगों ने जो बांध बनाया है वो बहुत बड़ा एक कारण है भूकंप का। टिहरी गढ़वाल का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर टिहरी डैम प्रोजेक्ट चल रहा है। और देखिए कहीं पर भी अगर वाटर डैम बनता है तो आप कल्पना करिए कि वाटर का जो डैम है वो कैसे स्थानों में बनता है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि जो जितने भी वाटर डैम विश्व में बने हैं वो कैसे बने हैं। कि आप कल्पना करिए किसी भी बांध को घूमने आप जाइएगा, सीखा से जाइए, आपके पास में है, तो होता ये है कि जो पहाड़ की श्रेणियाँ होती है, पहाड़ की ये श्रेणियाँ है, पहाड़ का क्रम है, ठीक, ये पहाड़ का क्रम है। और कहीं से अगर नदी, ये एक नदी है, ये नदी है, यहाँ से नदी जा रहा है, तो होता क्या है कि आप सिर्फ इस एरिए को सीमेंट कंक्रीट से बंद कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये एरिया 1 किलोमीटर का होगा, 2 किलोमीटर का होगा, ठीक। जब आप इस एरिया को बंद कर देते हैं तो होता क्या है, ये जो पहाड़ की श्रेणियां हैं दूर तक फैली है, ये सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो जो वाटर डैम है उसका मेड़ का काम करता है। आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और एक विशाल क्षेत्र में आप इसको बस बांध देते हैं इसको, और एक विशाल क्षेत्र में पानी जमा होना चालू हो जाता है, ठीक। ये दुनिया का हर वाटर डैम पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, कल्पना करिए। और पहाड़ी क्षेत्र होता है ऊपर, और पानी की जो प्रवृत्ति होती है वो नीचे जाने की होती है। और मैंने आपको कई बार बताया कि जितने भी प्रायः पहाड़ी क्षेत्र हैं वो धरती के कमज़ोर क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल कमज़ोर क्षेत्र होते हैं। और आप ऊपर में पानी की प्रवृत्ति नीचे जाने की है उसको रोकते हैं, और उस
कमज़ोर क्षेत्र में इतना सारा पानी इकट्ठा करते हैं जिससे कि उसके तली में दबाव पैदा होने लगता है। एक तो ये कमज़ोर एरिया होता है और इस कारण यहाँ पर धरातल के अंदर जो व्यवस्था है, संतुलन की व्यवस्था है, वो प्रभावित होती है। अगर आप इस पानी के वजन को महसूस करना चाहेंगे तो एक काम करिएगा, 200 लीटर पानी अपने सर में रख के देखिए, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आप 200 लीटर पानी को अपने सिर में नहीं उठा सकते, तो वहाँ कितना पानी है आप कल्पना करिए, उसका दबाव कितना होता होगा। क्लियर? आगे चलते हैं, तरंगों के बारे में बात करेंगे। भूकंप की तरंगे, देखिए भूकंप तरंगों के रूप में आती है। जैसे आप ये डायग्राम चित्र को देख रहे हैं, रिक्टर स्केल जो होता है उसमें इसी तरीके का उसको संकेत किया जाता है, वो उसमें सिस्मोग्राफ में। तो भूकंप तरंगों के रूप में आती है, बहुत पावरफुल होती है। जो भूपटल की सेल में कंपन उत्पन्न करने वाली जो तरंग है वो एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करती है, एक निश्चित केंद्र से प्रसारित होती है। भूगर्भ के नीचे जिस केंद्र या जगह से ये तरंगे प्रारंभ होती है उस केंद्र को भूकंपीय उद्गम केंद्र या सिस्मिक फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है। ये डायग्राम है, इस तरह से ये तरंगे चला करती है। भूकंप के ये जो इसके बारे में ये कहा जाता है कि कितने गहराई में ये भूकंप पैदा होगा। तो आप देख रहे हैं वो अपने स्क्रीन में कि भूकंप की तरंगों का जो उद्गम है वो धरातल के नीचे 80 से 800 किलोमीटर नीचे गहराई तक हो सकता है। भूकंप के उद्भव केंद्र, जहाँ से भूकंप पैदा होता है, फोकस कहते हैं उसको, उसके ठीक ऊपर का जो धरातलीय स्थान है केंद्र कहते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं। ये अगर ये धरातल है पृथ्वी का और भूकंप यहाँ से पैदा हुआ, इसके ऊपर का इसको फोकस कहा जाता है, एफ, मैं एफ लिख रहा हूँ, फोकस। ये उद्भव केंद्र है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं। और ये जो एरिया है ये ईपी सेंटर कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। ये अधिकेंद्र बिल्कुल ठीक एरिया, ठीक ऊपर लंबवत। भूकंप के उद्गम से ईपी सेंटर की दूरी, यही जो अधिकेंद्र है उसकी दूरी सबसे कम होती है। सबसे कम होती है इन द सेंस कि आप कल्पना करिए कि ये धरातल है और यहाँ भूकंप पैदा हुआ। ये आप डिस्टेंस नाप लीजिएगा स्केल में, तो इस लाइन की जो दूरी है वो सबसे कम होगी। यहाँ पर अधिकेंद्र या ईपी सेंटर है। और दूरी कम होने के कारण यहीं पर अधिकेंद्र में भूकंप का धक्का सबसे पहले पहुंचेगा और सबसे तीव्रता के साथ पहुंचेगा। इसके आसपास जितने भी क्षेत्र होंगे उसमें जो क्षति है वो सबसे ज़्यादा होनी ही है। भूकंप अधिकेंद्र से उत्पन्न तरंगे चारों ओर फैलती है। इन तरंगों का मार्ग संकेंद्री होता है। ये संकेंद्री को एक डायग्राम है और इस संकेंद्री शब्द को मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूँ कि इनका मार्ग संकेंद्री होती है। संकेंद्री का मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक, इंग्लिश में कहते हैं। और कॉन्सेंट्रिक का मतलब है कि अगर ये ऐसा है तो उसके बाद वाला ऐसा होगा, उसके बाद वाला ऐसा होगा, उसके बाद वाला ऐसा होगा। ये सेम ऐसे मुड़ाव होगा, उसको कहते हैं संकेंद्री। ये राइट। आगे कभी भी ये शब्द आएगा तो आप ये कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा अपने दिमाग में। केंद्र से दूर होने पर कंपन की जो तीव्रता है घटती जाती है, स्वाभाविक है। जैसे ही भूकंप केंद्र से आप दूर जाएंगे तो उसकी तीव्रता कम होती जाएगी, नुकसान भी बहुत कम होते जाता है। ये डायग्राम है,
कि जो भूकंप है वो पैदा होता है, उसके उसके बाद उसकी तरंगें कैसी चला करती है, ये आप देख सकते हैं। ये जो थोड़ा सा येलो कलर में है, तो इस तरीके से ये दैट इज ए कॉन्सेंट्रिक, ये इसी को कहते हैं संकेंद्रित। ऐसे चलता है तरंग, ऐसे। आप पानी में पत्थर फेंकिएगा, लहर कैसे उत्पन्न होती है, कल्पना कर लीजिए कि उसी तरह से भूकंप की तरंगें चलती है। भूकंपी तरंगों के प्रकार के संबंध में अगर हम चर्चा करेंगे तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि भूकंप की जो तरंगें हैं वो 3 अलग अलग प्रकार की होती है। इस संदर्भ में सबसे पहला जो प्रकार है वो प्रकार कहलाता है प्राथमिक तरंगे। अंग्रेजी में इसको प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स कहते हैं। मैं बार बार पी वेव्स या प्राथमिक तरंगे कहूँगा, पी वेव्स कहूँगा तो आप समझ जाइएगा। इसकी कुछ खासियत होती है, आप स्क्रीन में देखिएगा। भूकंपी घटना भूकंप के समय उत्पन्न तरंगों में सबसे पहले होती है, इसीलिए इसको प्राथमिक कहते हैं। प्राथमिक का मतलब है पहला। सर्वाधिक तीव्र गति वाली होती है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। इसकी गति 8 से, स्क्रीन में देखिए, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना तेज होता है, कल्पना करिए कि 14 किलोमीटर 1 सेकंड में वो तरंगे पहुंच जाती हैं। सघन जो चट्टानी संरचना है, अगर वो सघन हो, ठोस हो, तो इसकी गति बहुत तीव्र होती है। लेकिन अगर कहीं तरल माध्यम आ गया तो इसकी जो बीच में अगर पानी का जमाव हो गया अंदर में, धरातल के अंदर में, तो या किसी भी प्रकार का तरल माध्यम, तो इसकी गति बहुत कम हो जाएगी। ध्वनि तरंगों की भांति इसके जो अणु हैं, अणुओं का कंपन तरंग की दिशा में आगे पीछे होता है। आगे पीछे इन द सेंस ये जस्ट नाउ ये तरंग है, ये ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे ऐसे, ये दैट इज प्राथमिक वेव। ठीक, आगे चलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये आगे पीछे, ये डायग्राम है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। एस वेव, जो BC में SV दिख रहा है आपको। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक तरंगों के बारे में। क्लियर? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, द्वितीयक तरंगे मतलब वो सेकेंडरी वेव्स है, दूसरी नंबर की तरंगे हैं। तो ये जो दूसरी नंबर की तरंगे हैं, ये प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होने के कारण ही कहा जाता है इन्हें सेकेंडरी वेव्स। इनकी गति 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है, कम होती है प्राथमिक तरंगों से। गति काफ़ी कम होती है, आधी से भी कम होती है। ये जो सेकेंडरी वेव है, ये जल या प्रकाश के तरंगों के समान होती है। ठीक, जल की तरंगे आप देखते हैं, आप अपने गांव घर में कहीं पर भी अगर तालाब है तो जल की तरंगे कैसे होती है। आप एक पत्थर उछाल दीजिएगा, उसके बाद उसके तरंग का मुआयना करिए, बिल्कुल वो उसी तरह से लहरों के समान चलती है। द्वितीयक तरंगों की विशेषता है कि ये तरल माध्यम से गुजर ही नहीं पाती, खत्म हो जाती है, लेकिन ये बहुत विध्वंसक तरंगे हैं, इनसे काफ़ी नुकसान होता है। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर की क्रम, जिन्हें धरातली तरंगे या सरफेस वेव, या इसको सिंबॉलिक एल वेव्स के नाम से जाना जाता है। धरातली तरंगों की गति सबसे कम होती है 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास। ये तरंग केवल पृथ्वी के ऊपरी भाग में, सतही जो भाग होता है धरातली भाग, उसी में गति करती है। धरातली तरंगे एपिसेंटर जो अधिकेंद्र है उसमें बहुत देर से पहुंचती है, बहुत देर बाद पहुंचती है। ये जो धरातली तरंगे हैं वो
इसकी जो लहर है वो जल से तो गुजर जाती है, जबकि आप याद करिए कि जो द्वितीयक तरंगें हैं वो जल से नहीं गुजर पाती, वहाँ पर लुप्त हो जाती है। लेकिन धरातलीय तरंगें जल से गुजर जाती हैं, लेकिन जब अधिक गहराई में वो पहुँचती है तो वो खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो धरातलीय तरंगे हैं वो सर्वाधिक विनाशकारी होता है, विध्वंसक होता है, और जल और स्थल दोनों को प्रभावित करती है। सरफेस वेव, ये देखिए इस तरह से गति करती है सरफेस वेव, और ये भयंकर विध्वंसक होती है। इससे काफ़ी जन और धन की हानि होती है। देखिए, समय और प्लेटफॉर्म की व्यवस्था को देखते हुए ये जो व्याख्यान का क्रम है मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग भूकंप का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। इसको आपको 2 पार्ट में बताया जाएगा। एक पार्ट में पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगली बार के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए बाकी का हिस्सा मैं रखता हूँ। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि भूकंप एक धरातलीय प्रक्रम है, व्यक्ति से असंबंधित प्रक्रम है। मुख्य रूप से जो भूकंप है उसके आने के कई कारण हैं जिनके बारे में हमने चर्चा किया, और जो भूकंपी जो तरंग है वो प्रमुख 3 प्रकार की तरंगें होती है। जहाँ से भूकंप पैदा होता है उसको फोकस या भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है, और जहाँ पर भूकंप सबसे पहले पहुँचता है उसको अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जा सकता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसका जो बचा पार्ट है, पूरा आधा भाग, वो सेकेंड पार्ट में आपको बताया जाएगा। और आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन में, ये जो पावर पॉइंट है इसको अंजनी पटेल बनाई है। इसका भी धन्यवाद सहयोग के लिए। और आप सभी तैयार रहिएगा, शीघ्र ही आपको इसका सेकेंड पार्ट मिलेगा भूकंप का। आज केवल इतना ही। आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद इस व्याख्यान में शामिल होने के लिए और ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आप ये चीज़ों को स्टोर करने का अपना कोई पैटर्न डेवलप करें या कॉपी बनाएं, और जो जिस क्रम में है उस क्रम में आप समझने का प्रयास करिएगा। आप चाहें तो ये वीडियो कभी भी देख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।